Jai Hind everyone, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about FCAT's 25 most important question. तो तुम लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने डिस्कस करे थे 25 क्वेश्चन, है ना। तो उन 25 क्वेश्चन से अब आगे बढ़ेंगे और अब हम मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। और ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनका सोर्स FCAT PYQ या फिर FCAT के मॉडल टेस्ट पेपर है। मॉडल टेस्ट पेपर मतलब FCAT की साइट पर जो टेस्ट पेपर्स आते हैं, ओरिजिनल टेस्ट पेपर जिनको देख के एग्जाम बनता है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम कर लोगे तो चांसेस है कि इसमें से 40 to 50% सेम कंसेप्ट के, कंसेप्ट तो 100% ही सेम आएगा, लेकिन 40 to 50 एग्जैक्ट या वैल्यू डिफर करके क्वेश्चन आएंगे। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, 27 की पावर 29 - 1 इज इक्वल टू 243 का क्यूब। निकालना क्या है, मुझे n निकालना है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं इसको और इसको मैं इक्वल कर लूं तो इन दोनों पावर को मैं इक्वल कर सकता हूं। सही बात है, ऐसे तो करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो 27 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 का क्यूब, और जो बचा हुआ है उसको वापस वैसे ही लिख लूं। 243 को क्या मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, भाई 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 243 ही आएगा, और बचा हुआ 3 ऐसे। अब तुम देख पा रहे हो ये दोनों नंबर इक्वल तो हो गए हैं, नीचे के इक्वल हो गए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, है ना। 3 ब्रैकेट 29 - 1 इज इक्वल टू 5 × 3 15, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। 3 से 15 कटेगा 5 पे, तो 29 - 1 इज इक्वल टू 5, -1 उधर चला गया, 29 कितना आ गया 6 के इक्वल, n कितना आ गया 3। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 25 बहुत ही बढ़िया सवाल है, तुम्हें सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। बस लास्ट तक वीडियो देखना और हो सके तो इनके नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ लेना, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर डिवाइड करना है इस पूरे टर्म को, जो भी आएगा x मान लेता हूँ, है ना, और डिवाइड करके क्या आएगा 58। देखो इसका एक तो सिंपल तरीका है, इसको प्लस करो स्क्वायर करो, है ना, मतलब स्क्वायर करो प्लस करो डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर, बड़ा सिंपल है ना। इसका मैं तुम्हें एक वैसा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चलो देखो ये नंबर देखो लास्ट के, ठीक है। 0 का स्क्वायर अगर मान लूँ तो मैं क्या होगा 0, अगर मैं 2 का स्क्वायर ही मानूँ तो क्या होगा 4, 8 का स्क्वायर मानूँ तो मैं क्या होएगा 64, सेम ऐसे लिख लूँ, ठीक है। 4 और 64 कितना 68 डिवाइड बाई x, ऐसे लिख लूँ 58, x को वहां ले जाऊं और 58 को इधर ले आऊं। सही बात है कि यहां तक समझ में आ रहा है। अब तुम सोच रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, देखो यहीं से मिलेगा अभी। अब मुझे ये बताओ 58 से ऐसा क्या नंबर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं जिससे मुझे क्या निकल के आए, क्या निकल के आए, ये 8 निकल के आ जाए एंड में किसी तरीके से। मतलब 58 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे यूनिट डिजिट में लास्ट वाले नंबर में 8 देखने को मिल जाए। बताओ 5 से करूंगा तो क्या आएगा 290, लास्ट में क्या है 0, तो नहीं होगा। 6 से अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई तो 6 8 जा 48, 4 कैरी 348, तो 8 मिल जाएगा मुझे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। और 6 के अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है। देखो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 8 जा 16 तो 6 आएगी यूनिट, 8 8 जा 64 4 आएगी यूनिट, 2 8 जा 16 6 आएगी यूनिट। तो केवल ऐसा नंबर कौन सा है हमारे पास, हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब एंड में 6 आएगा, एंड में 6 आएगा तो मतलब ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा तुम नॉर्मल मेथड तो जानते ही हो, 40 का स्क्वायर करो और उसके थ्रू भी तुम कर सकते थे, है ना। वो तो सिंपल मेथड है, मैंने तुम्हें थोड़ा एडवांस मेथड सिखा दिया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days। ए कितने दिन में काम कर पा रहा है 10 दिन में। P कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। अब ये बताओ मुझे, अगर तुम्हें अपने घर में इन दोनों में से एक बंदे को
लेबर या किसी और जॉब में रखना हो, मान लो कोई एक प्रोजेक्ट देना है तुम्हें किसी को, ए या पी को, तो तुम किसको दोगे? तुम ए को दोगे। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये ज़्यादा यूनिट काम कर सकता है। सही बात है। तो अब मैं यूनिट निकालूं कैसे कि कितनी यूनिट काम होएगा टोटल? तो इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो बस, 200 आ गया। तो मतलब ये दोनों मिलके अगर एक साथ काम करते हैं तो 200 यूनिट का काम कर देंगे। ये इंडिविजुअली भी 200 यूनिट का काम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली अगर 200 यूनिट का काम ए करेगा तो कितने एफिशिएंसी से करेगा? 20 यूनिट की एफिशिएंसी से करेगा। सही बात है। मतलब 20 यूनिट ये रोज बनाएगा, 10 दिन में बना के चला जाएगा अपने घर, और ये 10 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेगा। सही बात है भाई। तो लिख लो एफिशिएंसी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, 5 दिन दोनों ने साथ में काम करा। एंड देन ए गोज अवे, 5 दिन में दोनों साथ काम कर रहे हैं। 20 + 10 मतलब 30 यूनिट रोज बन रही है, 5 दिन तक बनी तो 150 यूनिट बन गई। सही बात है। अब 150 यूनिट बन गई, टोटल कितनी बनानी है? 200। तो कितनी यूनिट बच गई बताओ? 50 यूनिट बच गई। कौन चला गया घर अपने? ए गोज अवे, तो पी रह गया। पी की यूनिट कितनी है? कितनी बना सकता है एक दिन में वो? 10। तो मतलब वो 5 दिन और लगाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए। कभी कभी क्या होता है, पूछ लेते हैं पी ने टोटल कितने दिनों में काम करा, तो 5 तो इसने बाद में करा और शुरू में भी तो करा इसने, 5 और दिन में करा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ टोटल कितने दिनों में काम करा पी ने, तो 10 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और पूछा कि बचे हुए दिन कितने लगेंगे पी को, तो बचे हुए 5 ही लगेंगे। ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सरल एंड हिमांशु कैन डू अ वर्क इन 6 and 8 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे लिख लो। सरल, हिमांशु एंड अभिषेक टुगेदर कैन कंप्लीट। सरल, हिमांशु एंड अभिषेक साथ में 1/2 या 2 days में काम कर सकते। देखो इसको इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तुम्हें अपॉन में लिख लेने हैं सारे टर्म्स, समझ गए। तो अपॉन में मैंने लिख लिए, मेरे पास एस पहले से ही है 6, एच मेरे पास पहले से ही है 8, ए मेरे पास नहीं है। ठीक है। अब 1/a निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/2 के साइड में 6 और 8 के अपॉन वाले टर्म्स को लेके चला जाऊं। 2, 6 और 8 का एलसीएम बताओ क्या आएगा। एलसीएम अगर तुम्हें आता नहीं ना तो तुम एक ट्रिक लगाया करो, बस इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। 6 × 48, 48 × 2 = 96। आता है तो 24 आएगा वैसे तो इसका एलसीएम, पर मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ कि अगर नहीं आता तो तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई करा लो। 96 को 2 से डिवाइड करो 48, 96 को 6 से 16, 96 को 8 से 12, तो 16 और 12 28, 28 48 में जाएंगे तो कितना? 20/96 आ जाएगा मेरा। क्या ये है ए का काम, तो रेसिप्रोकेट कर लेता हूँ। तो 96/20 काट लूंगा इसको, 424 जा 45 जा, है ना, ऐसा बन जाएगा ए। लेकिन ए से थोड़ा ना काम चलेगा, मुझे क्या चाहिए? सरल, हिमांशु और अभिषेक की काम करने की रेशो चाहिए, है ना। देखो सरल कितने दिन में काम कर रहा था? 6, हिमांशु 8 और ए 24/5। तो क्या करना है? बस सिंपली देखो, या तो तुम इसको काट के कर लो ऐसे 4.8, है ना। 4.8 करोगे तो इसका पॉइंट हटाने के लिए इन सब में 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों में। तो ये क्या बन जाएंगे? 60/80/48। तो मैं इसे किससे काट सकता हूँ बताओ? किससे कटेंगे? अभी कटेंगे क्या ये? 24 15 जा 420 जा 412 जा, यहाँ पे आके अच्छा ये उल्टा हो गया भाई। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अंशुल के 24/5 आए, है ना। रेशो निकालनी है तो मैंने अपॉन में लूंगा 1/6 सरल का, 1/8 काम हिमांशु का, और इसको 5/24 ही रखूंगा मैं इसको रेशो निकालने के लिए। ठीक है, इस मेथड से नहीं आएगा, ये गलत चले गए थे हम। 24, 8 और 6 की एक्चुअल रेशो क्या बनेगी? मतलब एक्चुअल एलसीएम क्या आएगा? 24। 24 को 6 से डिवाइड कराया 4, 24 को 8 से डिवाइड कराया 3, 24 को 24 से कराया 5। तो रेशो क्या बन जाएगी? 4:3:5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक नहीं थी, ये है इसका, है ना। इसको हमें रेसिप्रोकेट करके ही करते रहना होगा। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शायद तुम्हें एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे 25वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है ना। उसके अलावा 16वां है, 1-2 और क्वेश्चन है जिनके कंसेप्ट शायद तुमने कहीं देखे भी ना हो, तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस पर आ जाते हैं। देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग लगेगा इसमें। देयर आर 3 टैप्स, 3 पाइप हैं, विच आर आइदर फिलिंग अ टैंक
और एम्प्टीइंग इट, या तो खाली कर रहा है पाइप या फिर भर रहा है पाइप, है ना, ठीक है, फिल कर रहा है या फिर एम्प्टी कर रहा है। तीनों टैंक या टैप मैंने ओपन कर दिए, द टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स। तो अगर मैं तीनों टैप ओपन कर दूं तो ऐसे हो जाएगा ना, 10 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं ना हम, ऐसे घंटे वाले क्वेश्चनों को अपॉन में लिखते हैं। अब ये कह रहे हैं वन ऑफ द टैप फिल्स इन 5 आवर, फिल कर रहा है मतलब पॉजिटिव, फिल का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, याद रखना माइनस, है ना, काम आएंगे ये दोनों नंबर। बी क्या हो गया, मैं बी मान लेता हूँ 10 घंटे में काम कर ला, और 1/C 1/10, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 1/C इस 1/5 को उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया माइनस का 1/5। तो सी कितने घंटे में काम कर रहा है, माइनस का 5, माइनस का मतलब सी क्या कर रहा है, फिर एम्प्टी कर रहा है सी, तो सी क्या करेगा, टैंक को एम्प्टी करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। द टिकट चार्जेस एट अ मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल आर रिड्यूस बाय 25%। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है हमें, ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, तुम इसको वैसे भी समझ जाओगी। एज अ रिजल्ट अटेंडेंस इन द सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 10, फाइंड द रेंज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सिनेमा हॉल। देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम 100 मान लिया करो सारी चीजों को, प्राइस इंटू क्वांटिटी 100, तो एक्सपेंडिचर कितने का आएगा 10,000, मतलब 100 टिकट 100 रुपए के बिके तो 10,000 रुपए कमाए मल्टीप्लेक्स ने। अब मल्टीप्लेक्स कह रहा है मैं 25% बढ़ाऊंगा, तो मतलब 125 रुपए कर देगा वो। फिर क्या हो रहा है, अटेंडेंस इन द सिनेमा हॉल इज इंक्रीज बाय 10, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ी क्या, अच्छा रिड्यूस हुआ है ना, 75 करेंगे इसको, 75, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है 10%, मतलब 110 हो गया। तो कितना एक्सपेंडिचर, मतलब कितना पैसा कमाने को मिल रहा है उसको, 75 इंटू 110, 8250, है ना, कितने के नुकसान में, 1750, इसका मतलब ये है 17.50 का घाटा हुआ है उसे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस शीट का ना मैं एक टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, तुम उसको ज्वाइन करके शीट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं वैसे ना। इन अ सर्टेन एग्जाम ए गॉट 33.33% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 300, है ना। B's marks are 1/4 more than A. C got 15 marks less than B. D got 20 marks more than average marks of A, B, C. ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन 1 by 1 चलते हैं स्टेप पे। ठीक है, तो A क्या है, 33%, मतलब 1/3 है। 33% को, मतलब 33.33% को 1/3 भी बोलते हैं। तो 1/3 किसका है, A 300 का, इसका मतलब A की वैल्यू क्या है 100। फिर B को क्या बताया गया है कि B A ही है, लेकिन A से 1/4 ज्यादा है, तो मतलब 100 + 1/4 इंटू 100, है ना, तो 25, 125 आ जाएगा मेरा भी, क्या आ जाएगा 125। अब C क्या है, B से 15 कम, मतलब 110 है C। D कितना है, D है एवरेज ABC का, तो A कितना है मेरा 100, B कितना है 125, C कितना 110, 3 से डिवाइड करो, 335/3, तो कितना आ जाएगा 111.66, है ना, 111 आएगा ना, हाँ 111। क्या पूछा है, हाउ मैनी अमंग ए बी सी डी आर मोर देन 40% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स 300 है, उसका 40% कितना हो जाएगा भाई 120। बताओ इनमें से कौन कौन 120 से ज्यादा है, ये कम है, ये भी कम, ये ज्यादा, ये कम, तो कितने लोग ज्यादा हैं, एक ही ज्यादा एवरेज मार्क्स से, है ना, एवरेज मार्क्स से ना 40% मार्क्स से ज्यादा, मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। 8वां क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन की मैं बात भी कर रहा था कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। First, the volume of mixture is increased by 25% by adding water and then 20% of the mixture is replaced by water। देखो इसको अगर तुम XY करने पर जाओगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसको नॉर्मल नंबर मान के करते हैं। देखो एक कंटेनर है, मान लो क्या है, एक, उस कंटेनर के अंदर मिल्क है और क्या है, वाटर है। मिल्क में मान लो 50 लीटर है और ये 20 लीटर, 0-0 काट दोगे तो 5:2 ही आ जाएगा आंसर, तो है मतलब रेशियो एक्चुअल। तो अब ये कह रहा है फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीज बाय 25%, मतलब इस टोटल मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर का वैल्यू कितना है 70, 50 + 20 70, है ना। तो 70
का 25% कितना हो जाएगा? 17.5 लीटर बढ़ा है, पानी बढ़ा है उसमें, है ना, पानी ऐड करा है मैंने 17.5। तो इसका मतलब 37.5 हो जाएगा मेरा पानी यहाँ तक। सही बात है। और मेरा मिल्क अभी भी 50 लीटर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 25% पानी ऐड कर दिया एंड देन 20% ऑफ दिस मिक्सचर। अब इस मिक्सचर का 20% निकाल लो और फिर उसे वापस पानी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, 20% ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो इसे कैसे करेंगे भाई? 50 और 37.5। तो मैं 20% इस पूरे मिक्सचर का जब निकालने जाऊंगा तो अगर मैं इस अलग अलग भी 20% को निकाल दूँ तो सेम ही बात है। यहाँ से 10 निकाल लूँ 20 × 50, और जो निकाल रहा हूँ वो पानी में मुझे ऐड करना है। सही बात है। तो 40 बन जाएगा मेरा मिल्क और 47.5 बन जाएगा मेरा वाटर। समझ आएगा इस यहाँ से कैसे लेके गया मैं इस क्वेश्चन को? मैंने कहा कि 20% अब इसमें मिक्सचर में से निकालना है, टोटल मिक्सचर में से। तो 20% 50 का निकाल लो, 20% इसका निकाल लो, है ना। लेकिन इसका निकालने के बावजूद भी हमें ऐड ही करना है वापस वो 10 लीटर पानी। समझ रहे हो? तो मुझे ये एंड में क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट 47.5 ही मिलेगा। तो हमारी रेशो अब हमें देखनी है 47.5 की रेशो क्या बनेगी। तो क्या बनेगी गाइस बताओ? इसे ऊपर काट दिया, 0 आ गया। 25 × 16, 25 × 19, तो 16/19 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? 16/19 आ जाएगा इस। ठीक है, समझ आ गया इस। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। A shopkeeper sell a product of 12% discount on the mark price. He is required to pay 10%. तो यहाँ स्पेलिंग एरर है, required होएगा, required to pay 10% GST if he gives a discount of 36. How much money is he left with after paying GST? ठीक है, तो एक शॉपकीपर 12% डिस्काउंट मान लेते हैं कि CP, चलो MP से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, है ना। MP है हमारा 100। देखो जिस चीज़ से शुरुआत कर दो उसको 100 मान लो, 1000 मान लो, 500 ही मत मानो, 100 और 1000 मानो। सिंपल नंबर टर्म्स लेने हमें, क्योंकि परसेंटेज में घटाना भी है ना। सेल कर रहा है प्रोडक्ट को 12% डिस्काउंट पे, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा इसका? 88 रहा होगा। सही बोल रहा हूँ गाइस, 88 रहा होगा, है ना। मार्क प्राइस से 12% घटा के बेच दिया, 88 हो गया। 10% का GST उसको बाद में देख लेंगे। अच्छा 10% का GST अगर तुम इसे निकाल दो भाई, उसे सेलिंग प्राइस में से GST भी निकालना है अभी, तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 8.8, तो 79.8 उसको पड़ रहा है। ठीक है, या फिर उसमें वो बेच पा रहा है। हाउ मच मनी इज ही लेफ्ट आफ्टर पेइंग GST? देखो तुम दोबारा समझो इसको। तो मार्केट प्राइस 100 रुपये है, हमें कहा गया कि जो सेलिंग प्राइस है वो 88 रुपीज़ है ना, 12% के डिस्काउंट के बाद। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि भाई 10% का GST भी निकाल लो इसमें से, क्योंकि GST पे करना है। सेलिंग प्राइस पे ही मैं GST पे करता हूँ। देखो तुम इस चीज़ को ऐसे समझो, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। मान लो बोट कंपनी है ना, बोट कंपनी है, तो वो 100 रुपये का सामान खरीदती है, CP उसका 100 रुपये है। क्या वो उसको 120 रुपये का बेच कर ही पैसा कमा सकती है? बताओ, कमा सकती है क्या? नहीं कमा सकती। मुश्किल है 120 रुपये का बेच के उसका कॉस्ट निकाल पाना। क्यों? देखो पहली बात तो GST ऐड हो जाएगा उसमें, जितना भी है। मान लो 18 है, 18 रुपये GST के ऐड हो गए। फिर मान लो 100 रुपये घड़ी थी, तो उसमें 5 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 5 रुपये फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म कॉस्ट, 10 रुपये किसी और चीज़ की कॉस्ट, 10 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट, सैलरी, ये वो फिक्स सैलरी, है ना। तो ऐसा करते करते ही 150 रुपये तो उसकी नॉर्मल वैल्यू ही होनी चाहिए। मतलब उसने खरीदा, उसके बाद इतना रुपया भी लगा रहा है, फिर इतने रुपये का तो प्रोडक्ट वैसे हो गया। समझे? मतलब ये जो CP है एग्जैक्टली CP नहीं है, इट इज़ जस्ट द बाइंग ऑफ दैट कॉस्ट। मतलब जो मैं सामान खरीद के लाया उतनी कॉस्ट है, उसके ऊपर ही मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने हैं उसके ऊपर। तो मैं से 150 से भी बहुत रुपए बढ़ा के बेचूंगा, मैं 200 रुपये का बेचूंगा, तब जाके मैं 50 रुपये कमाऊंगा। समझ रहे हो? तो यहाँ भी यही हुआ है। इसका 8.8 निकालने के बावजूद भी क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 79.8।
79.8 में से भी वो पैसे कमा लेगा, मतलब समझ रहे हो ना तुम। ऐसा बहुत दुकानदारी देखे होंगे तुमने करते हो कि 200 रुपये का बताएंगे, 100-150 पे बेच देंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन बोलेंगे तुमसे यही कि बच कुछ नहीं रहा, है ना। पर वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो अब इस क्वेश्चन को वापस देखते हैं एक बार। मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स की बातें बतानी शुरू कर दी थी, पर हमें वापस मैथ पे आना है। देखो यहाँ पर 2-3 टर्म ही है। MP 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 88, और मेरा ये हो गया 79.8, है ना, जितना वो लेफ्ट बच गया उसके पास। अब यहाँ पर तुम एक नंबर देख पा रहे हो, इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 36, हमें कहा गया था 12% का डिस्काउंट, फिर बाद में बता दिया 36 रुपये का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या है कि 12/100 ऑफ x इज इक्वल टू 36, 12 × 3 कट गया यहाँ से, x कितना आ गया मेरे पास, 300 आ गया भाई। क्या आ गया, 300 आ गया मेरे पास। मतलब मेरा मार्क्ड प्राइस क्या था, 300 रुपये था। क्या था, 300 रुपये। इसका मतलब तुम एक और चीज़ समझ पा रहे होंगे कि 3 से गुना करने पर मेरा 300 निकल के आ जाएगा। तो क्या मैं 79.8 की 3 से गुना कर दूं, बिल्कुल कर दूं। तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, 3 8 24, 2 कैरी 3 9 27, 29 2 कैरी 239.4, है ना। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। ये क्वेश्चन ना समझ में आए, बार बार दोबारा वीडियो को पॉज करके वापस खुद सॉल्व करके फिर जो मैंने समझा उसको समझ के ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन में चलते हैं। अजीत बॉट 4 बुक्स। देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगेगा तुम्हें, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ही सोल्ड द बुक टू भारत 24 10 10 है, क्या पता नहीं लिख रखा है, पर तुम्हें चिंता नहीं करनी। जिसकी लैंग्वेज इतनी टफ होगी ना क्वेश्चन की, उसको करना उतना ही आसान है। देखो बहुत आसान से होगा क्वेश्चन। अजीत ने 4 बुक खरीदी है भाई। मैं मान लेता हूँ उसने किताब A, B और C और D खरीद ली है ना, ये किताबों के नाम है मान लो। ये है अजीत, हो गया अजीत। ही सोल्ड द बुक टू भारत, अभी भारत को किताब बेचेगा, और मान लेता हूँ मैं इसने सारी किताब 100 रुपये खरीदी है। सेम प्राइस बोल रहे ना, हाँ सेम प्राइस 100 रुपये की खरीदी ली किताब। भारत को इसने पहली जो किताब है वो 20% के मुनाफे, मतलब 120 रुपये बेची। B को इसने किताब को 10% के लॉस, मतलब 90 रुपये बेचा। C को इसने 10% के प्रॉफिट 110 रुपये बेचा। अगला 20% प्रॉफिट 120 रुपये का। ये हो गया भारत का प्राइस। पर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो। भारत इन टर्न सोल्ड द बुक टू चित्रा एट 10% लॉस 20% प्रॉफिट, सेम। अब कौन आ जाएगा मेरे पास, चित्रा आ जाएगी। तो चित्रा की बात करते हैं। 120 पे 10% का लॉस हुआ, मतलब 12 रुपये घटा दूं मैं तो 108 आ गया। फिर यहाँ पर 20% का फायदा हुआ, 90 का 20% 18, तो 108 हो गया। फिर 20% का यहाँ से लॉस हुआ, तो 22 माइनस कर दो तो 88 हो गया। यहाँ पर कितने का फायदा हुआ, 20 का फायदा हो गया, तो 144 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स चेंज्ड फ्रॉम चित्रा टू अजीत। तो यहाँ पर अजीत की टोटल बुक कॉस्ट क्या है, 400। इनका सम करो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, 448 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 448। तो कितने का अंतर है, 48 रुपये का। पहले वाले से कितने का फर्क पड़ रहा है ना। 400 का कितना परसेंट 48 होता है, बताओ कितना परसेंट होता है 48, 12 × 4 48 ना, तो 12% क्या हुआ है, डिफरेंस आ चुका है चित्रा को देखते देखते, है ना। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये क्वेश्चन होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120, है ना। क्या है कॉस्ट प्राइस, 120 रुपये है। सेलिंग प्राइस वॉज इंक्रीज बाय ₹160। अच्छा इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो भी हो उसमें 120 का हमने बढ़ोतरी करी है, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस जो भी है उसमें 160 की बढ़ोतरी करी है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं इफ द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर द चेंज इज 33.33%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज द ट्रेडर वाज मेकिंग बिफोर द चेंज, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो CP मान लो X था, है ना, और उसे मैंने Y रुपये पे बेच दिया। अब ये कह रहे हैं 120 रुपये बढ़ाओ उसमें CP में, है ना, और सेलिंग प्राइस को 160 रुपये बढ़ा दो। अगर तुम ये करोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारा 33.33% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ नहीं जाएगा, वो हो जाएगा बल्कि आफ्टर द चेंजेस, हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है।
प्रॉफिट कितना दिया है 33.33%, जिसका मतलब क्या है 1/3 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एसपी कितना है मेरा y प्लस 160 माइनस एसपी कितना है, सॉरी सीपी कितना है x, यहाँ पे प्लस 120 अपॉन में सीपी x प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना। तो ये हम कर लेंगे यहाँ तक। तो अब 1/3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, y प्लस 160 माइनस x माइनस 120 अपॉन x प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। तो अब इधर कर लेता हूँ इसको, 1/3 इज इक्वल टू y माइनस x, 160 में से 120 जाएंगे तो 40 अपॉन में x प्लस 120। अच्छा, ये 100 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर तुम परसेंटेज में करोगे इसको तो यहाँ 100/3 होना चाहिए और यहाँ भी 100 होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे सारे पर 100 लिखना था, तो ये बिना 100 के चलेगा क्वेश्चन। अब तो एक्चुअल इक्वेशन क्या बन गई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1/3 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 40 इक्वल टू एक्स प्लस 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 3y माइनस 3x प्लस 120, है ना। 120 से 120 कट गया, x को मैं वहाँ भेज देता हूँ, x माइनस मतलब माइनस 3x प्लस 3x हो जाएगा वहाँ जाके, तो 4x इक्वल टू 3y, x अपॉन y कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेजेस द ट्रेडर वॉज मेकिंग बिफोर द चेंज हैपन। तो प्रॉफिट पहले कितना बना रहा होगा वो, मान लो कि अगर ये 3 का सामान था तो उसने 4 का बेचा, तो 1 रुपया कमाया, तो 1/3 इंटू 100, तो कितना रुपये कमा रहा था पहले 33.33%, पहले भी उतना ही कमा रहा था वो जितना दोबारा से कमाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एन अमाउंट ऑफ ₹93,000 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन सच अ वे दैट ट्वाइस द शेयर ऑफ ए। तो यहाँ पर देखो भाई 93,000 रुपये को मुझे बांटना है ना। किस में बांटना है मुझे, ए बी और सी में बांटना है ना, ए बी और सी में मुझे बांटना है। अच्छा, ऊपर एक चीज़ तुम याद रखना, यहाँ पर ना मैंने पहले 1/3 करा है, बाद में इसको 100/3 से तुम्हें समझाया था, है ना। मैंने क्या कहा था पहले कि प्रॉफिट इक्वल टू 1/3 रख लो, नहीं, वहाँ पर 100/3 रखना है तुमको। ठीक है, और 100/3 रखोगे तो इधर भी 100 है, तो दोनों 100 कट जाएंगे, तो 1/3 ही रह जाएगा बाद में, है ना। तो ऐसे करना है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा था हमें, तो परसेंटेज के लिए मुझे 100 लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93,000 divided among A, B, C in such a way that twice the share of A to A is equal to thrice the share of B and thrice the share of B is equal to 5 times the share of C। तो ऐसे दो इक्वेशन बना ली। अब इस दो इक्वेशन को सिंगल ए बी सी की इक्वेशन लेके आना है मुझको। तो कैसे करना होगा, इस A अपॉन बी, ए के नीचे B लिख लूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा 3, ये नीचे आ जाएगा 2, तो A अपॉन बी क्या हो गया 3/2, यहाँ से B अपॉन सी क्या हो जाएगा 5/3। सही बात है। अब इन दोनों इक्वेशन को सेम करने के लिए क्या करूँ, B और B यहाँ से सेम सेम कर दूँ, यहाँ 2 है यहाँ 5, तो सेम कैसे होएगा, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, मतलब 10 हो जाएगा B। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन सेम आ जाएगी। तो यहाँ से 15/10, यहाँ से 10/6, तो क्या बना इक्वेशन 15B, है ना, A, ये कॉमन B और ये C, है ना। कॉमन B जब मिल जाएगा तो इक्वेशन सेम आ जाएगी। तो A/B/C की रेशो क्या है, रेशो है 15:10:6। ठीक है, तो रेशो आ गई। अब तुम इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट किसका पूछा है, C का। तो C का प्रॉफिट मतलब 6 अपॉन टोटल 15 + 10 25, 25 + 6 31, और किस में से 93,000 में से। ठीक है, तो इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ऑल्सो गाइज मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है नीचे, है ना, डिस्क्लेमर में, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम थ्रू दैट लिंक एंड आई वुड लव टू शो माई एफर्ट्स टूवर्ड्स योर एग्जाम। जो भी तुम्हें डाउट पूछने मुझसे तुम उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अ जार कंटेनर अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B इन द रेशियो
4:1 where 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद लिक्विड बी द रेशियो बिकम्स 2:3। हाउ मैनी। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो तुम समझो ऐसा कोई जार है हमारे पास, उसमें 2 लिक्विड है, एक लिक्विड है ए, है ना, एक लिक्विड है बी। ए लिक्विड कितना है मेरे पास, उसमें 4, और बी लिक्विड कितना है, उसमें 1। सही बात है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ए अपॉन बी 4/1 के बराबर है, कह सकता हूं, बिल्कुल, है ना। फिर ये बन गई मेरी यहां से फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये कह रहे हैं 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, ऐसे में ए अपॉन बी कर लेता हूं, है ना। क्या कहा इन्होंने, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद लिक्विड बी द रेशियो बिकम्स 2/3। अब तुम इसको ना x और x मान लो, मान लिया तो क्या चलेगा क्वेश्चन में, 4x/x चलेगा। अब ये कह रहे हैं 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, मतलब इस जार के अंदर अगर 10 लीटर में निकालूं तो उसमें से a कितना होगा, a होना चाहिए 4/5, 4:1 है ना, तो 4/5 इंटू 10, तो मतलब a की संख्या उसमें से 8 होगी, और b कितना 2। मतलब अगर मैं लिक्विड निकाल रहा हूं जार में से और 10 लीटर लिक्विड निकाल रहा हूं तो संभावना है कि a उसमें से 8 निकलेगा और b उसमें से 2 निकलेगा। तो मैं यहां से माइनस कर दूं, -8 -2, रिप्लेस विद लिक्विड b, 10 लीटर मिक्सचर रिप्लेस विद लिक्विड b। ठीक है, तो मतलब मैं यहां पर मैंने 10 लीटर टोटल में से निकाला और 10 लीटर की जगह मैंने उसमें b ही डाल दिया, है ना, b में डाल दिया। तो मैंने ये 8 और 2 माइनस करा और 10 b में डाल दिया, b नीचे वाला ही तो था। तो इस इक्वेशन को इक्वल बता रहे हैं ये, फिर 2/3 के हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, 2/3 के हो जाएगी। देखो दोबारा मैं समझाता हूँ, 4x, x यहां तक समझ में आ गया होगा, 8 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, जो निकला उसको कंबाइन करके b में डाल दिया और फिर इक्वेशन बन गई 2/3 के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12x, 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस का 8 इंटू 2 16, है ना। 12x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 10x, 24 वहां आ जाएगा तो 40, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है मेरे से, लेकिन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज प्रेजेंट इन द जार इनिशियली। तो ए में कितना लिक्विड था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए। अच्छा, ए का लिक्विड कितना था, 4, और मैंने क्या बना था उसको 4x, तो 4x में x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 16। तो आंसर क्या बन जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू अ लिक्विड कोस्टिंग ₹12 per liter to make a profit of 25% while selling the diluted liquid at 13.75 per liter। तो कितनी रेशियो में, मतलब 12 लीटर, 12 रुपए लीटर किसी x लिक्विड, इन वॉट रेशियो शुड बी वाटर एडेड टू अ लिक्विड कोस्टिंग 12 per liter। तो कोई x लिक्विड है, उसको 12 रुपए पर पे मैं डाल रहा हूं और उसमें मुझे पानी भी डालना है ना, पानी मिलाना है। तो पानी कितने लीटर होगा, y लीटर होगा। इक्वल में मैं उसको प्रॉफिट करके बेच रहा हूँ 25 रुपए का, तो 25 का तो प्रॉफिट हो गया। एक्चुअल में वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू निकल के आनी चाहिए 125 से मैं डिवाइड करवा दूं, अगर 13.75 को, और 100 से मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब इसका कुछ इस तरीके से। ठीक है, 13.7 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जब तुम्हें ना ज़्यादा प्रॉफिट वाला नंबर दे दे और ओरिजिनल नंबर पे आने के लिए तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ उसे नीचे रख लो, ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा। और अगर दूसरा नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिया लॉस, तो लॉस के टाइम में क्या करना है, 100 माइनस कर दो लॉस को, तो तुम्हें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो उस तरीके से। ठीक है, तो 525 जा 520 जा 54 जा 55 जा, तो यहाँ से तो इतना कट गया, 5 2 जा 10 37 5 7 जा 35 25 5 5 जा, तो 2.5 से 2.75 इंटू 4 कितना, 5.5 5.5 का डबल 11, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख लूँ मैं इसको 11x प्लस वाई। ठीक है, तो 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 11x प्लस 11y। 11x वहाँ चला गया, 12x में से 11x, x y इधर आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 10y। तो x अपॉन वाई कितना आ गया मेरे पास, 10/1 आ गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करानी है मुझे। किससे मल्टीप्लाई करानी है, 0 से। तो इसको दोबारा देखना एक सेकेंड, तो इसमें मैंने 0 पुट करना रह गया,
इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट करना अब क्यों ज़रूरी है? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया भी था और हुआ भी नहीं था बहुत लोगों से, क्योंकि यहाँ पर ना ये वाई लिख लिख के कॉमन मिस्टेक आ रही थी 1:10। मेरा भी हुआ था ये क्वेश्चन, है ना, मैंने भी करा था एग्ज़ाम में जब, तो मेरा ये मिस्टेक हुई थी मुझसे, मतलब रिपीटेडली हुई थी। तो 12x आ जाएगा। अब यहाँ पर ना ज़ीरो रखना था, ज़ीरो, क्योंकि पानी का दाम कितना होता है? ज़ीरो। तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं कितने लीटर पानी डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने डाल रहा हूँ, मैं वाई लीटर डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने लीटर एक्स डाल रहा हूँ, एक्स डाल रहा हूँ, है ना, बस उसका मुझे भाव पता है कि 12 का है, इक्वल में 11 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, है ना। मतलब ये है कि एक्स मैंने 12 रुपये पे डाला, 12 रुपये खरीद के डाला, और वाई मैंने फ्री में डाला, फ्री में डाला मतलब 0 रुपये पे डाला, कोई मुझे फ़ायदा नुकसान हुआ नहीं, इज इक्वल टू वो मेरा बैठ गया एवरेजली कितने का? 11 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का, ठीक है। तो इसको आप कर लेते हैं, 12x प्लस 0, 11x प्लस 11y, 12x माइनस 11x, x इज इक्वल टू 11y, तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? 11:1 या 1:11 y बटे x, है ना, जो भी अपोजिट में उन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स आफ्टर 3 years when interest is being compounded annually। तो कंपाउंडेड करनी है एनुअली, कंपाउंडेड मतलब CI निकालना होता है, ठीक है। CI में फॉर्मूला क्या यूज होता है? अमाउंट का यूज होता है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में n, और यहां पर प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा CI का फॉर्मूला क्या होता है? CI का होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, तो अमाउंट कितना बन जा रहा है? 8 टाइम्स बन जा रहा है, किसके? प्रिंसिपल के। सही बात है, प्रिंसिपल के जितना ही है, और n कितना है? 3 साल। कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, मतलब 1 साल में ही हो रही है, ठीक है। तो बस फॉर्मूले रख देने, हमें क्या बताना है फिर बाद में? R बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला तुम्हें यहाँ लिख ही रखा है मैंने, तो इस अमाउंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 8p इज इक्वल टू p, यहाँ पर 1 प्लस R अपॉन 100, n कितना है? 3। इस p को नीचे ले जाऊँ, ये यहीं से यहीं काट दूँ, तो p खत्म, दोनों 8 रह गया। इसको क्यूब रूट चढ़ा दूँ यहाँ पे, तो 8 की क्यूब रूट क्या होगी? 2। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100, 1 वहाँ चला जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 इक्वल टू R अपॉन 100, तो R कितना आ जाएगा? 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऑन इन्वेस्टिंग ₹5,000 इन अ बैंक, ए विल गेट बैक 5671 इन 2 years, व्हाट इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, तुम फॉर्मूला पुट मत करो, डायरेक्ट करो। मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। खुद में मेंटल मैथ्स करो, थोड़ी सी मेंटल मैथ्स तुम करो यहाँ पे थोड़ी, अगर तो तुम्हें एक चीज़ नजर आएगी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे मान लो 100 रुपये है, उस पर 10% का ब्याज मुझे 1 साल लग के मिला, तो 110 रुपये हो गए। अगले साल 10% लगाना है मुझे, लेकिन 100 पे नहीं लगाऊंगा, 110 पे लगाऊंगा, तो 11 रुपये का ब्याज बढ़ेगा, मतलब 121 रुपये हो जाएगा टोटल में। सही बात है। तो कंपाउंडिंग ऐसे होती है, जो नया नंबर आता रहता है उसमें हम ऐड करते रहते हैं, है ना। अब तुम चीज़ एक नोटिस करो, 5000 को मुझे 5671 तक लेके जाना है कंपाउंडिंग करते हुए, है ना। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 671 का आ रहा है। सही बात है, 671 का आ रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ, इसको अगर मैं 2 हिस्सों में बांट लूँ, क्योंकि 2 साल का ब्याज है ये, तो कितना आना चाहिए? लगभग आना चाहिए ये 5.5। सही बात है ना। 5.5 आना चाहिए, और लगभग 5000 का 5 कितने पे आएगा? 5%। 5% तो 5000 कितना होता है? 250 होता है। तो 5 से तो बहुत दूर है। 5.5 भी नहीं होता, 275 होता है, तो वो भी बहुत दूर है। 6 आसपास है। 6% 5000 का कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। तो मैं इससे चेक करता हूँ, मुझे ये पता लग गया ऑप्शन बी और ऑप्शन ए नहीं होगा, तो मैं इससे चेक कर सकता हूँ कि 5000 1 साल का ब्याज हो गया 300, तो 5300 हो गए। उस पर मैं फिर दोबारा इस पे क्या लगाया? 6% का ब्याज लगाया, तो 6 3 18, 1 कैरी, 318 रुपये बढ़ाओ, तो 5618 हो गया। क्या ये सही आंसर है? नहीं है, ये भी गलत है ऑप्शन। तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट। हमारा आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको वैसे समझाता हूँ, नॉर्मल फॉर्मूला लगा के। देखो फॉर्मूला लगा के है क्वेश्चन बहुत बड़ा। कैसे?
अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 1 + R/100 है ना, n यहाँ पर। अमाउंट कितनी है 5671 इक्वल टू 5000 1 + R दे नहीं रखा, यहाँ पर n कितना है 2, 5000 को मैं नीचे भेज दूँ, भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ अगर मैं स्क्वायर रूट चढ़ा दूँ तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्या आएगा। ये दोनों नंबर तो कट ही नहीं सकते आपस में, तो क्या करना पड़ेगा, इनको मुझे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके मैं कुछ आंसर लेके आऊँगा 1.1 समथिंग, फिर उसको मैं स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करूँगा, है ना। फिर उसके बाद मैं R को भेज के 100 लेके आऊँगा। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा टाइम लगा देगा तुम्हारा FCAT के एग्जाम में कि तुम या तो इसको छोड़ दो, अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गया, जो कि आएगा ऐसा क्वेश्चन, तुम या तो इसको छोड़ दो अगर तुमसे नहीं हो रहा, या फिर तुम इस मेथड को मत लगाओ, क्योंकि इस मेथड में तुम्हें फिर रूट निकालना सीखना पड़ेगा, है ना। रूट निकालना सिखाना मैं तुम्हें सिखा तो भी सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। जब हम CDS की मैथ सीरीज करेंगे ना PYQ की, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब ये तुम्हें नहीं आता, ठीक है, तो तुम तुरंत इस पे आ जाओ, इस मेथड पे तुम एलिमिनेशन करते चलो, है ना। तुम सिंपल लेमैन मेथड की तरीके से चलो, 2 घंटे का पेपर है, बहुत आराम से तुम्हें टाइम मिलेगा ये सब करने का। चलो, लेकिन इसमें मत अटक जाना कि तुम रूट निकाल रहे हो, कुछ और कर रहे हो, है ना। चलो इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ बैंक ऑफर्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मिलेगी CI की बात हो रही है, मतलब रेट कितना है 16%, सेमी एनुअली हो रहा है रेट, है ना। तो मतलब रेट को हम 8% गिनेंगे अब से, और टाइम को हम 2 गुना कर देंगे जितना भी टाइम बोला होगा इन्होंने। यही होता है कंपाउंडिंग में, जब ऐसे क्वेश्चन सेमी एनुअल में चले जाते हैं, टाइम को दुगना कर दो, रेट को आधा कर दो। व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन एन अमाउंट 10,000 कैप्ट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब चार बार के लिए हमें काउंट करना है ना। रेट कितना हो जाएगा 8 और टाइम कितना हो जाएगा 4 बार। सही बात है गाइज, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, 1 + R कितना है मेरा 8 है अब, अपॉन 100, और यहाँ पर 4, 4 2 जा 425 जा 10,000 आ गया। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 25 25 + 2 27, 27 अपॉन 25, 4 बार लिखना है उसको, है ना। तो 10,000 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, नीचे 25 को 4 बार लिखना है, ठीक है। तो काट लेते हैं जितना कट सकता है, 25 400, 25 160, 5 5 जा 5 32, है ना। तो यहाँ तक तो कट गया। 32 मल्टीप्लाई 27 का स्क्वायर 729, इन दोनों का स्क्वायर 729, है ना। उसके बाद 5 × 25 125। तो अब इतने बड़े क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई सिंपल तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल प्रिसाइजली करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज दे रखे हैं, तो कुछ भी आंसर हो सकता है, तो इसलिए अपने को डिटेल में मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी पड़ेगी, है ना। तो करते हैं भाई। तो 729 का स्क्वायर करते हैं पहले। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 6 कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 65 मल्टीप्लाई 2 9 जा 18, 1 कैरी 58, 2 7 जा 14, यहाँ 2 बार लिख लिया क्रॉस। 7 9 जा 63, 3 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, 0 2 कैरी 51, है ना। तो 1 आ गया, 8 और 6 14, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 1 कैरी 6 4 10, 1 11, 1 कैरी 1 और 1 2 और 3, 5 3 1 3 4, ठीक है। अब ये इनका हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी 32 से भी कर दो भाई। चलो 32 से करते हैं अब। तो 5 3 1 3 4 1 और 32, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 जा 9, 10, 1 कैरी 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 8 3 11, 1 कैरी 6 2 8 और 9, 2 6 और 4 10, 1 कैरी 10, 17 0 0 2 9 1 2। कितना बड़ा नंबर आ गया भाई। कोई नहीं, अब 125 से इसको डिवाइड कराना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर 10,000 को माइनस करा लेना।
चलो कर देता हूँ यार मैं इसको, अब यहाँ तक आई गए तो ठीक है। तो इसको यहाँ कर लेंगे कहीं पे भाई, चलो मैं नीचे कर देता हूँ इसका, है ना। 125 यहाँ लिख लिया, 1700, 2912, 125 का 125 आ गया, 450, 3 जा 375, तो 75 बच गया, है ना। 0 तक उतार लिया हमने एक, अब क्या उतरेगा 2, 6 पे आ गया 750, अब 2, 9 1 1 0 लगा दो, है ना। अब 2 आ जाएगा तो 250, उसके बाद 4 1 और क्या रह गया 2 और फिर 3 से हो जाएगा, तो क्या बचेगा 13602, 13602 मतलब 3602, 3602, 10,000 माइनस करा दोगे तो इसका लगभग आंसर बी के आसपास होगा, ठीक है। तुम लोग अपना आंसर कमेंट करना, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक मेरी भी हो सकती है, तो प्लीज़ ट्राई टू कमेंट योर आंसर। ये हो जाएगा वैसे तो भी, है ना। तुम्हें तरीका समझ में आ गया होगा, बस इसको तरीके को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका 1-2 तरीके और हैं, पर उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 hours, हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4, द टाइम टेकन वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 30 minutes, फाइंड द डिस्टेंस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके 2 मेथड है यार। सबसे बेसिक मेथड तो ये कि तुम इक्वेशन से सॉल्व कर लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड हमें नहीं पता लेकिन टाइम पता है 8 घंटे, तो डिस्टेंस कितना आ गया 8s के अकॉर्डिंग आ गया, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फिर ये कह रहे हैं हैड द स्पीड इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर, तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो 2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड को मुझे माइनस करवाना है, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बढ़ाने के बाद, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आधे घंटे का आ रहा है। तो आधा घंटा 1/2 लिख लिया मैंने। डिस्टेंस की जगह ऊपर वाले दोनों डिस्टेंसों की जगह मैं 8s पुट कर देता हूँ, मेरी इक्वेशन बन गई थी, क्योंकि वो 8s अपॉन s माइनस 8s अपॉन s प्लस 4, है ना, इज इक्वल टू 1/2। s से s कट गया, 8 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 8s अपॉन s प्लस 4, है ना। 8 माइनस 1/2 क्या बन जाएगा, 15/2 इक्वल टू 8s अपॉन s प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 15s प्लस 60 इज इक्वल टू 16s। 15s वहाँ चला गया तो s कितना आ गया मेरा, 60 आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई मेरी स्पीड आई केवल। उससे क्या पूछा है, ओरिजिनल डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पर s की जगह पुट कर लो 8 × 60, तो कितना आ जाएगा 480, ठीक है। इसको नोटबुक में नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 1/3 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 30, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इज कवर्ड एट 40 एंड द रिमेनिंग इज कवर्ड एट 50, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सही बात है, टोटल डिस्टेंस को तुम मान लो x है, क्या मान लिया x, ये चलो सहूलियत के लिए 100x मान लो, है ना, क्या मान लो 100x। नंबर ऐसे चूज करो जो कटते कटते भी ठीक ठाक तुम्हारे पास बचे रहे, पॉइंट में ना चले नंबर। तो ये कह रहे हैं 1/3 ऑफ द जर्नी, अच्छा भाई 1/3 100 का तो अगेन पॉइंट में जाएगा, तो 1/3 से कटने वाला कोई सिंपल नंबर ढूंढ लो, तो 300 ले लेते हैं, 300x ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस। लेट है, लेट नहीं है तो कुछ भी कर लो, है ना, लेट करने को तो कुछ भी करना है तुम्हें, तो 300x कर लो ना लेट। तो लेट क्या कर लिया मैंने 300x, है ना। अब इससे इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बनाने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना है तुमको। तो 300x का पहला भाग जब 3 हिस्सों में मैंने बांटा तो 1/3 मैंने 300x का करना है, तो कितना बन जाएगा 100x बन जाएगा डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस, है ना। फिर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेन कितना हो गया 200, इसका 1/4 कितना है 50। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 100x के डिस्टेंस के साथ, दूसरी 50 के डिस्टेंस के साथ, और तीसरा बोल रहे हैं रिमेनिंग डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया 150x। तो अब इस तरीके से यहाँ पे तुम समझ पा रहे होंगे। अब टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना था भाई 300 किलोमीटर था। फिर टोटल टाइम मेरे पास कैसे आएगा मुझे बताओ, 300 है टोटल टाइम, पहले डिस्टेंस मतलब 100 किलोमीटर वाले डिस्टेंस 100x के डिस्टेंस के लिए कितना टाइम दे रखा है इन्होंने पहले टाइम दिया है 30, फिर 40, फिर 50। तो ऐसी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे 30 रख लो,
अगले में 50 के नीचे क्या रख लो 40, फिर अगले 150 के नीचे क्या रख लो 50। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। यहाँ पे 300x आ गया ऊपर, नीचे क्या है 10/3, 5/4, 15/5। सारों का मिला के एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड करा 20, 20 के ऊपर मल्टीप्लाई 200, 200x प्लस 60 की 4 से डिवाइड 15, 15 इंटू 5 75, तो 75x प्लस 60 के 5 से डिवाइड 12, 12 इंटू 15 180x है ना। ये 60 चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 300x मल्टीप्लाई 60, 275 और 180 475। ठीक है, x में x से x कट गया, 5 12 जा और ये कितना 595 जा है ना। अप्रोक्स वैल्यू आएगी क्या शायद भाई, तो 560 जा 519 जा 60 इंटू 12 720, 720/19। हाँ, तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी भाई। तो 19 को डिवाइड करो 720 से, क्या आ जाएगा 19, 3 जा 57, 70 बच गया, 170 बच गया, 19 9 जा 171, मतलब इसके लगभग, तो 39 के लगभग। ऑप्शन में नहीं है भाई, कुछ गलती हुई क्या हमसे। तो हमने 300x माना, उसका 1/3 भाग 1/3 डिस्टेंस था पहले 100। ठीक है, तो 100 यहाँ पे रखा, 30 उसकी स्पीड हो गई 300, फिर रिमेनिंग 200 बच गया, 200 का 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इज कवर्ड एट 40। ठीक है, तो 50/40 करा था, तो 0 से 0 कटी थी, फिर 150 बच गया, 150 हाँ 150 का करा 50, तो क्या बन गया था अंत में 3 4 5 की इक्वेशन रह गई थी, 3 4 5 मतलब 60, 60 को 30 200, 60 को 4 15, 15 इंटू 5 75, 60 को 12, 12 इंटू 15 180, 180 380, 380 75, कितना 380 और 75। अच्छा, यहाँ पे ऐड में गलती हुई है, मुझे लग रहा है ऐड में भी गलती हुई है ना, तो 455 बनता है ये। तो 455 से कौन सा हो जाएगा ये, 300 मल्टीप्लाई 7, 455, 591, 512, 360, 91 3 जा 91 3 जा 273, 870, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 9 जा 81, 819 है ना, 510, 915, 39.5 आएगा फिर इसका आंसर। ठीक है, तो हाँ 39.5 आएगा भाई। तो इसमें माइन्यूक्यूल से एरर हुई है और इसका आंसर अप्रोक्स में आ रहा है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन होती है कि कहीं इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं आ रहा, पर इसका आंसर पॉइंट में ही आ रहा है, लगभग इसका आंसर डी ही है। क्या इसका आंसर डी है इसका आंसर। ठीक है, तो एरर कहाँ पे हुई है, एरर यहाँ पे होगी थी, हमने 200 प्लस 75 प्लस 180 को 475 मान लिया था, ये 455 होएगा, क्या होएगा 455 होएगा ये। ठीक है, तो 455 से करेंगे इस क्वेश्चन को डिवाइड, तो तब ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 60/455। ठीक है, तो इसको आंसर तुम लेके आओगे तो अंत में 39.5 आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है एक बार, तो इसको प्लीज़ सीख लो, तुम्हें हेल्प ही करेगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 dogs D1, D2 and D3 undergo a training program to walk. After the training, the distance covered by 3 steps of D1, 4 steps of D2 and 5 steps of D3 are equal. Further, in time taken by D1 to take 5, D2 to take 4 and D3 to take 6 steps. What is the ratio of walking speed? ठीक है, स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अगर डिस्टेंस निकाल के बैठ जाऊँ तीनों का, और टाइम मुझे दे ही रखा है पहले से ही कि D1 को कितना टाइम लग रहा है 5 स्टेप, D2 को कितना टाइम लग रहा है, D2 को लग रहे हैं 4 स्टेप एंड D3 को लग रहे हैं 6 स्टेप्स। टाइम एक तरह से है ना, इतना देरी में वो चल पा रहे हैं। फर्दर इन टाइम टेकन बाय D1 टू टेक 5 स्टेप्स, हाँ D2 टेक 4 स्टेप्स एंड D3 टेक 3 स्टेप्स। व्हाट इज द रेशियो वॉकिंग स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो भाई, ये कह रहे हैं 3 D1 इज इक्वल टू 4 D2 इज इक्वल टू 5 D3। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है डिस्टेंस निकालने के लिए, 1/3, 1/4 और 1/5 कर दो कॉमन रेशो निकालने के लिए। 3 4 5 का एलसीएम 60, 60 को 3 से डिवाइड करा 20, 60 को 4 से करा 15, 60 को 5 से करा
12, तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया 20, 15 और 12। ठीक है, इनको भी ऐसे करते हैं उल्टा, 1/5, 1/4, 1/6। अब तुम्हें क्या करना है, रेशो निकालनी है स्पीड की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20/1/5, ऐसे ही 15/1/4, फिर अगला 12/1/6। इसका जो आंसर आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ये इसकी इक्वेशन है, इस प्लीज़ क्वेश्चन को रट लेना ऐसा कैसा ही, एग्जाम में क्या पता ऐसा ही आ जाए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसको तुम हमेशा याद रखना। MDH कंसेप्ट क्या है, असली मसाले सच सच कंसेप्ट। ठीक है, तो MDH में क्या है, MDH और अपॉन W, तो मैन, डे, आवर और वर्क, उससे होता है कंसेप्ट। यहाँ पर मैन नहीं है लेकिन डॉग है, तो डॉग को मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट स्टिल ऐसा परसेप्शन वाइज तुम्हें करना है। ठीक है, केवल यहाँ पर मैन मैं तुम्हें सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, मैन वर्क्स इन 5 आवर्स फॉर 5 डेज, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैन कितने या एम कितना हो गया, 5 डॉग्स के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद डे तो मेरे पास नहीं है, तो मतलब पुट भी नहीं करूंगा मैं। मुझे आवर दे दिया 5 मिनट और वर्क दे दिया 5 बिस्किट का। अब उसी के सामने मुझे दूसरे लोगों का कंपैरिजन मिला है, तो ऐसे क्वेश्चनों में दोनों का कंपैरिजन इक्वल कर देते हैं। M1/D1, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 W2, है ना। अब D2 है ही नहीं, मतलब D1 और D2 है नहीं, तो उन्हें काट देना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है ऐसे। तो मैन कितना है इस साइड से 5, आवर कितना है 5 और बिस्किट कितना है 5 इज इक्वल टू डॉग कितना है 10, बिस्किट कितना है 10 और कितना टाइम लगेगा, अच्छा नहीं बिस्किट 10 है, टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता मुझे। तो 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 रह गया, 10 से 10 कट गया, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 5। अब इस क्वेश्चन में कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल करने की कोशिश करते हैं और फिर आंसर लाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे नहीं आएगा इसका आंसर ऐसे आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर तुम इस क्वेश्चन को लिख के बैठ जाओ अपने नोटबुक के अंदर। चलो 22वां क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो 1 मिनट के लिए, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर आंसर देखना है। चलो मैं कराता हूँ। प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो प्राइस ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, प्रपोर्शन में क्या करते हैं हम, के का इस्तेमाल करते हैं, तो के मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये इक्वेशन यूज करनी है, मतलब मुझे डायमंड ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस हुज वेट आर 2:3। डायमंड के 2 हिस्से हो गए, एक का वेट हो गया 2, एक का वेट हो गया 3। मान लो 1 kg है, तो 2 kg 3 kg के टूट के अलग हो गए। फिर ये कह रहे हैं कितना लॉस हुआ, है ना। अब तुम इसको समझो, जब एक डायमंड पूरे हिस्से में था तो उसका वेट कुछ और था, तो वेट का स्क्वायर होकर के से मल्टीप्लाई होकर प्राइस कुछ और बनेगा, लेकिन जब वो टूट जाएगा तो कुछ और प्राइस बनेगा। ये सुनने में तुम्हें लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, टूटने के बाद भी तो सेम ही होएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कंसेप्ट कहता है वैसा नहीं होने वाला। तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि प्राइस टोटल डायमंड का 250 रुपये था। कितना था, 250 रुपये। लेट करना है, लेट करने को ऐसा नंबर लेट करो जो थोड़ा बहुत तुम्हारे उससे मैच करे। जैसे 2 + 3 5 kg का टोटल डायमंड है मेरे पास। टोटल डायमंड कितने kg का है मेरे पास, 5 kg का। प्राइस में 5 से मिलता जुलता 250 रख लिया मैंने, सही है। अब प्राइस इक्वल टू के मल्टीप्लाई वेट का स्क्वायर होता है। प्राइस कितना माना मैंने 250, के मल्टीप्लाई वेट कितना है मेरा, वेट है 5 kg, 5 kg का स्क्वायर 25, 25 से 250 कट गया, तो के कितना आ गया मेरे पास, के आ गया मेरे पास 10। अब के का इस्तेमाल करेंगे हम। तो पहला जो डायमंड टूटा वो 2 kg का हो गया, जो दूसरा टूटा वो 3 kg का हो गया। तो इसका प्राइस निकालो पहले, के मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से प्राइस निकालो इसका, के मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर के कितना है, के कितना है मेरा 10, तो 4 × 10 40, यहाँ पर 10 × 9 90। तो टोटल कितना प्राइस का बन गया मेरा डायमंड, 130 रुपये का। नुकसान कितना हो गया, 120 रुपये का। ओरिजिनल वैल्यू 250 मल्टीप्लाई 100, तो लॉस भी ऐसे निकालते हैं, है ना, SP - CP/CP। तो क्या आ जाएगा लॉस मेरा, 48% का आ जाएगा। ठीक है, कितने का आ जाएगा, 48% का आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई 23 पे चलते हैं। A and B borrow a total sum of ₹30,000 from C at
4% per annum for 5 years and at 5% per annum for 4 years. Find out the sum borrowed by A if A's interest is double that of B. देखो मैं इसकी इक्वेशन बनाना तुम्हें सिखा देता हूँ, इसको फिर तुम खुद ट्राई करना। तो A और B क्या करते हैं, बोरो करते हैं 30,000 रुपये टोटल बोरो कर रहे हैं वो, ठीक है, फ्रॉम C। एक ने लिया 4% 5 साल के लिए, एक ने लिया 5% 4 साल के लिए, ठीक है। फाइंड द सम बोरोड बाय ए इफ ए इज इंटरेस्ट इज डबल दैट ऑफ बी इज इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो ए का जो एस आई निकलने वाला है मान लो वो डबल है बी के एस आई से, है ना, सही है। अब ए का एस आई कैसे निकलेगा, ए का एस आई निकलेगा जो ए का प्रिंसिपल होगा, इसका रेट इसका टाइम अपॉन 100, ठीक है, और दुगना कितना हो जाएगा ये इसका, जो इसका प्रिंसिपल होगा, इसका रेट होगा, इसका टाइम होगा 100, तो 100 से तो 100 पहले काट दो। अब इस ये प्रिंसिपल क्या है, मैं मान लेता हूँ ए एक्स है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। सही बात है भाई, अगर एक वैल्यू एक्स है तो दूसरी वैल्यू 30,000 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही कह रहा है क्वेश्चन, दोनों का सम 30,000 है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर एक्स रख लिया, रेट कितना है पहले वाले के लिए 4, ईयर कितने हैं 5, दूसरे वाले का 30,000 माइनस एक्स, रेट कितना है 5, साल कितने हैं 4, 5 4 5 4 कट गया, इस एक्स को वहां भेज दो 2x 30,000 के बराबर, तो एक्स कितना आ जाएगा 15,000 के बराबर, ठीक है। तो मुझसे सम बोरोड बाई ए ही पूछा है ना, तो ए कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया ये भी पूरा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन 4 5 20, ये मुझे गलत क्यों लग रहा है इसका सॉल्यूशन, क्या गलत हो सकता है इसमें। 4 इंटू 5 5 इंटू 4 सही है ना, पर 2 तो रह ही गया ना। अच्छा ये 2 रह गया भाई, गलत हो गया है, सही कह रहे हो, गलत हो गया है। इसमें क्या था, इसका वैल्यू 10,000 आना चाहिए, वो सोच ही रहा था मैं। इसमें क्या देखो तुम, x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा ना। 4 5 कट गया, लेकिन ये 2 तो मैंने यूज ही नहीं करा, है ना, तो ये 4 5 कट चुके हैं, अब ये बचा हो एक्स केवल। तो एक्स को ऐसे रखो, 2 की मल्टीप्लाई 3 अंदर, तो 60,000 माइनस 2x वहां चला जाएगा तो 3x, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 60,000, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 20,000, ठीक है। x कितना आ जाएगा 20,000, है ना। हमें x से निकालना था, a निकालना था मुझे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स आफ्टर 3 years व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ऐसा क्वेश्चन हमने करा है शायद पीछे, ठीक है। तो प्लीज लुक एट दैट सॉल्यूशन, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन इजीली। एंड टॉकिंग अबाउट वन थिंग अगेन, कि मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है कैप्शन में, तो डू ज्वाइन इट एंड सब्सक्राइब फॉर द अदर वीडियोज। एफकैट तो अब खत्म हो जाएगा, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग CDS के PYQs, सो दैट तुम वहाँ भी 50+ मार्क्स लेके आ सको, ठीक है। 25 पे आते हैं भाई। एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अ वॉच डू द आवर एंड द मिनट हैंड मीट इन एन एनालॉग क्लॉक। देखो इसका आंसर साफ साफ बता रहा हूँ, तो 11 होता है। अगर 12 घंटे की बात हो रही है कि 12 घंटे में कितनी बार सुई, दोनों घंटे की भी और मिनट की भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो 12 बार नहीं आएंगी, 11 बार आएगी, तो ये कन्फ्यूजन दूर रखना। और अगर पूरे दिन का पूछा है तो पूरे दिन में 22 बार आएंगी, ठीक है, 22 और 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना, इस क्वेश्चन के आने के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये मॉडल पेपर में भी आया है, ठीक है। तो 11 बार आएगा, ठीक है। 11 बार सुई घंटे वाली भी और मिनट वाली भी एक दूसरे के ऊपर रहती है। ये क्यों होता है, कैसा होता है, इसको मैं डिटेल में अलग से समझा दूंगा एक वीडियो बनाकर, बट अभी के लिए तुम इसको ऐसा का ऐसा ही याद कर लो। टॉकिंग अबाउट वन मोर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी रीजनिंग का, वो ये है क्लॉक का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्लॉक का एंगल फाइंड करने के लिए 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस 30 इंटू आवर कर देना। इसी फॉर्मूले से तुम्हारा एग्जाम का वो क्वेश्चन हो जाएगा, 3 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब अगर 2:30 का एंगल पूछा है तो 11/2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 2 से 30 काट दो, 15, 15 इंटू 11 165 माइनस 30 इंटू 2 60, तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। तो इस फॉर्मूले के जरिए तुम कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दिस इज इट विद द वीडियो। Thank you for watching the video. Do subscribe the channel and try to join the Telegram link
और द अपडेटेड वीडियोज़, एंड वॉट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी थ्रू दैट मीडियम. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर FCAT एग्जामिनेशन. I might create one more video, but this is it for this video. Jai Hind.